हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसे कि दोस्तों हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करा रहे हैं आपके पास जो यूपी पीसीएस वाले बच्चे हैं या बिहार पीसीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए ये जो आपके पास मैं सिलेबस करा रहा हूँ बड़ा लाभदायक हो सकता है। या कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है या वनडे एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्टों को कवर करा दूं एक बार, ठीक है नहीं, ताकि जो बच्चे एक्सेस नहीं कर सकते कोचिंग को या जिन बच्चों के पास सुविधा नहीं है बड़े सिटी में आकर रहने की या पढ़ने की, तो वो बच्चे भी जो है नॉलेज को ले सकें और अपने सपनों की उड़ान को पूरा कर सकें। तो आज का जो अपना वीडियो है, जैसे मैं विभिन्न जनजातीय आंदोलन को मैंने कराया, विभिन्न आदिवासी नागरिक विद्रोह को मैंने कराया, तो उसी क्रम में आज का जो अपना वीडियो हम देखेंगे। आज का अपना वीडियो है विभिन्न किसान आंदोलन या विद्रोह, यानी कि आपके पास ब्रिटिश शासन के टाइम पर जो भी किसान आंदोलन हुए या विद्रोह हुए, आज हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो उसे पढ़ने के क्रम में अपना जो पहला विद्रोह आता है या किसान आंदोलन आता है वो आपके पास है नील विद्रोह। नील विद्रोह ये बंगाल में शुरू हुआ था और 1859 और 60 की ये घटना है नील विद्रोह की, ठीक है नहीं। मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो लॉर्ड कैनिंग थे वो उस समय गवर्नर जनरल थे। और गवर्नर जनरल क्या, फिर तो वायसराय हो गए थे, क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात जो गवर्नर जनरल है उसे वायसराय की उपाधि दे दी गई थी, ठीक है नहीं। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे। 1859-60 की एक घटना है नील विद्रोह की। अब ये बंगाल में, चूंकि बंगाल उसमें ब्रिटिश राजधानी हुआ करता था ब्रिटिश शासन की, तो बंगाल में ही ज़्यादा राष्ट्रवादी भावना भी जागृत हुई और विभिन्न प्रकार के जो विद्रोह है उन्हें भी ख्याति बंगाल में ही मिली। और भी अन्य विद्रोह हुए हैं, लेकिन बंगाल जो है वो एक प्रकार का विद्रोह का या राष्ट्रवादी विचारधारा का या राजनीतिक एक्टिविटी का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो नील का विद्रोह हो रहा है। ये नील विद्रोह क्यों हो रहा है? ये कि जो नील के बागान है, नील के बागान आपके पास बागान उत्पादकों द्वारा, मतलब नील बागान उत्पादकों द्वारा किसानों का जो शोषण किया जा रहा था उसके विरोध में ये विद्रोह शुरू होता है। मतलब क्या था, आपके पास बागान मालिक क्या काम करते थे? बागान मालिक जो कृषक होते थे, कृषकों को कुछ राशि पहले दे देते थे। यानी बागान मालिक जैसे वो कहते हैं ना कि एडवांस के रूप में, तो किसानों को एडवांस के रूप में राशि देकर और उनसे नील की खेती करने के लिए उन्हें बाध्य करते थे। तो ये जो प्रथा थी, इसी प्रथा को ददनी प्रथा भी कहा जाता है। यानी बागान मालिक किसानों को अग्रिम राशि देकर उनसे एक समझौता करते थे और उन्हें नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। इसी को ददनी प्रथा भी कहा जा रहा होता है, ठीक है नहीं। इसी के खिलाफ जो है वहाँ किसानों ने विद्रोह किया। नील की खेती जो बाध्य, मतलब एक प्रकार से बाध्य रूप से नील की खेती कराई जाती है बागान मालिकों द्वारा, तो उसके खिलाफ किसानों ने उसके शोषण के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे नील विद्रोह कहा जा रहा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ददनी प्रथा क्या थी, तो अग्रिम राशि देकर नील की खेती करने के लिए बाध्य करना ही ददनी प्रथा थी। और ये जो बागान मालिक क्या काम करते थे, बहुत ही सस्ती दर पर, यानी किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि एडवांस दे देते थे और किसानों की जो नील की खेती होती थी उसकी कीमत जो है बहुत ही कम आंकते थे और किसानों से बहुत ही सस्ते दर पर नील को खरीदते थे, जबकि बाजार में उसका रेट ज़्यादा होता था। तो उसी के खिलाफ ये विद्रोह हुआ। कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व आपके पास किया दिगंबर और विष्णु विश्वास ने। ये दोनों भाई थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन दोनों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और इस विद्रोह का परिणाम ये निकला कि 1860 में एक नील आयोग का गठन किया गया और उस नील आयोग ने सारा आपके पास देखा मामले को और उसके बाद उसने नील की खेती जबरदस्ती कराने के, मतलब जो भी किसान नील की खेती नहीं करना चाहते या नील की खेती के लिए बाध्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस नील आयोग ने यह प्रतिबंध लगा दिया। जो किसान अपने मन से नील की खेती करेंगे वो कर सकते हैं। और इस विद्रोह का जो समर्थक था वो हिंदू पैट्रियट करके एक समाचार पत्र था, जिसके संपादक कौन थे? हरीश मुखर्जी। और एक आपके पास नील दर्पण, ये आपके पास प्रमुख समाचार, मतलब जो एक प्रकार से नाटक भी इस नील विद्रोह पर ही है, नील दर्पण। देशबंधु मित्र द्वारा ये आपके पास
ये इनके जो नाटक के जो एक प्रकार से लेखक हैं वो देशबंधु मित्र हैं। तो ये नील दर्पण नाटक भी ये नील विद्रोह से ही प्रेरित है। और हिंदू पैट्रियट्स एक समाचार पत्र था जिसके संपादक हरीश मुखर्जी थे। इन्होंने इस विद्रोह का समर्थन किया, ठीक है नहीं। और ये बहुत ही संगठित विद्रोह था, ठीक है नहीं, जिसने ब्रिटिश सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था नील विद्रोह, ये आपको याद रखना है। ये जो मैंने आपको बताया है कब शुरू हुआ, 1859-60 की घटना है। ददनी प्रथा थी, ये भी याद रख लेना। मैंने आपको बताया किसने समर्थन किया, हिंदू पैट्रियट और नील दर्पण, दो आपके पास ये समर्थक रहे। और किस नेतृत्व किसने किया, दिगंबर और विष्णु विश्वास ने। तो ये मेन चीज है। उसके बाद आता है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह 1873 से 1876 तक ये बंगाल में ही ये भी विद्रोह हुआ। और इस पावना विद्रोह क्या था कि किसानों की जमींदारों द्वारा भूमि से, मतलब किसान जो थे उन्हें जमींदारों द्वारा भूमि से बेदखल कर दिया गया। जबकि आपके पास एक रूल आया था कि जो किसान 12 वर्ष से अगर किसी जमीन पर भूमि मतलब खेती कर रहे हैं तो उसे उसका मालिक मान लिया जाता था, ठीक है नहीं। ये एक अधिनियम आया कि अगर कोई भी किसान 12 साल से एक ही भूमि पर अगर खेती कर रहा है तो वो उसका मालिक है। लेकिन जमींदारों ने किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया। इसके विरोध में पावना विद्रोह हुआ, ठीक है नहीं। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, केशव चंद्र राय ने, ईश्वर चंद्र राय ने, शंभू पाल ने और खुद ही मुल्ला द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। ये आपको याद रखना है क्योंकि देखो क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछ सकता है। पावना विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल में हुआ, पहला क्वेश्चन। कब हुआ, 1873-76 में, ऐसा ही पूछ लेता है। और आपके पास क्या था मामला या कारण क्या था उसका, जमींदारों द्वारा किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया है ना। किस किसने नेतृत्व किया, तो 4 नाम दे देगा, कोई एक नाम गलत दे देगा और पूछ लेगा। तो केशव चंद्र राय, ईश्वर चंद्र राय, शंभू दयाल और खुद ही मुल्ला द्वारा ये विद्रोह का नेतृत्व किया गया। और एक महत्वपूर्ण बात, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम को लिखा वो, और एक रमेश चंद्र दत्त, ठीक है नहीं, ये जो एक आपके पास प्रमुख लोग थे उस समय पर आपके पास, या लेखक कह सकते हैं, इनके द्वारा पावना विद्रोह का समर्थन किया गया, पावना विद्रोह को सही बताया गया। तो ये भी कभी कभी आ जाता है कि पावना विद्रोह का समर्थन किसने किया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी और आपके पास रमेश चंद्र दत्त द्वारा। यह विद्रोह सामंतवाद के खिलाफ था, ना कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के। मतलब यह विद्रोह जमींदारों के खिलाफ था, लेकिन वास्तविक जो शोषक शक्ति थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उसके खिलाफ नहीं था। ये केवल जमींदारों के खिलाफ था। और जबकि ये विद्रोह में ये एक नारा था कि हम तो महारानी की रैयत रहना चाहते हैं, मतलब महारानी के अंडर में रहना चाहते हैं। जबकि जो मुख्य शोषक वर्ग था, मुख्य जो शोषक था वो ब्रिटिश साम्राज्य था। लेकिन इस विद्रोह की एक कमजोरी कह सकते हैं, या जो भी आपके पास कह सकते हैं कि ये विद्रोह जमींदारों के खिलाफ रहा, ना कि आपके पास ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ठीक है नहीं। और इस विद्रोह का परिणाम क्या निकला, 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पास किया गया, ठीक है नहीं, और किसानों की बातों को मान लिया गया, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास पावना विद्रोह हुआ। उसके बाद दक्खन के दंगे, ये दक्खन के दंगे 1875 की घटना है। और ये महाराष्ट्र के अहमदनगर और पूना जिलों में साहूकारों के विरुद्ध ये विद्रोह होता है। क्यों साहूकारों के विरुद्ध क्यों होता है, क्योंकि ये जो 1875 का टाइम है, उस समय 1800 जो आपके पास 60 से जो आगे हम बढ़े आपके पास, तो अमेरिका में जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था 1875, मतलब स्वतंत्र अमेरिका पहला हो चुका था, लेकिन उस समय गृह युद्ध की स्थिति थी। तो भारत में क्या ब्रिटिश क्या काम करते थे कि जो अमेरिका में कपास होती थी उसे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वहां तो युद्ध छिड़ा हुआ था, उसे बैलेंस करने के लिए अंग्रेजों ने महाराष्ट्र का जो एरिया है, अहमदनगर का, पूना का, वहां पर किसानों से कपास की खेती कराने के लिए कहा गया। लेकिन आपके पास जैसे ही वहां अमेरिका में गृह युद्ध जो है वो समाप्त होता है, तो कपास की कीमतों में कमी हो जाती है, जिससे किसानों को नुकसान हो जाता है, या फिर किसानों की फसल खराब हो जाती है, ठीक है नहीं, उनकी कपास की कीमतें गिर जाती हैं, या फिर आपके पास किसानों की फसल खराब हो जाती है।
तो किसानों ने जो फसल उगाने के लिए साहूकारों से ऋण लिया था, तो वो ऋण नहीं जुटा पाए, तो किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया और साहूकारों द्वारा शोषण किया गया। तो इसलिए किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध ये विद्रोह किया, ठीक है नहीं। और किसान जो है वो ऋण जाल में फंस गए, क्योंकि उनकी फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाई और उनकी फसलें खराब हो गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जो राजस्व बढ़ाया था, वो राजस्व वैसे का वैसे ही रहा, तो उससे किसान ऋण के जाल में फंस गए और वो साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। इस विद्रोह का आपके पास रिजल्ट क्या निकल कर आया? 1879 के दक्कन कृषक राहत अधिनियम पास हुआ, जिसके तहत जो है किसानों को काफी राहत दी गई, ठीक है नहीं। तो अगर पूछा जाए दक्षिण के दंगे कहाँ हुए, तो दक्षिण के दंगे आपके पास, दक्कन के दंगे महाराष्ट्र के अहमदनगर और पूना में आपके पास क्यों हो रहे हैं? साहूकारों के खिलाफ हो रहे हैं। और इसका रिजल्ट अमेरिका में जो गृह युद्ध के समय कपास की जो कीमतें बढ़ी, तो उससे प्रेरित होकर यहाँ कपास का उत्पादन किया गया। लेकिन जैसे गृह युद्ध समाप्त होता है, कपास की कीमत गिर जाती है या किसानों की फसल खराब हो जाती है और ऋण जाल में फंस जाते हैं। और 1879 का दक्कन कृषक राहत अधिनियम किस विद्रोह से संबंधित है? तो दक्कन के दंगों से संबंधित है, ये आपको याद रखना। उसके बाद एक महत्वपूर्ण विद्रोह आता है चंपारण कृषक आंदोलन। ये 1917 की घटना है बिहार की, और ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। बिहार में जो एरिया है चंपारण, वहां पर जो नील की खेती करने वाले किसान हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी द्वारा ये चंपारण सत्याग्रह किया गया। क्या समस्या थी? वह समस्या ये थी कि 3 कठिया पद्धति का ये विरोध में ये विद्रोह किया गया। मतलब किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जबकि किसान उस पर कोई अन्य फसल करना चाहता था, लेकिन उनसे उनके जो है 20/3 मतलब 1 बीघे में के 1/3 भाग पर जो है उनसे नील की खेती जबरन कराई जाती थी। तो इसी समस्या के समाधान के लिए किसानों ने वहां विद्रोह किया और गांधी जी ने उस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो चंपारण विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने। गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो एक रामचंद्र शुक्ल जो है राजकुमार थे बिहार के, उन चंपारण के, उन्होंने गांधी जी को लखनऊ जो समझौता हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, गांधी जी को इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है नहीं। यहां लिख देता हूं मैं 1916 में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को उन्होंने आमंत्रित किया चंपारण आने के लिए, और गांधी जी गए वहां, उसका जो है नेतृत्व करते हैं आंदोलन का। और 3 कठिया पद्धति जो यानी कि अपनी जो 1 बीघा के 1/3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, उसका गांधी जी विरोध करते हैं, और उस विरोध में जो है ये विद्रोह होता है या आंदोलन चलता है। गांधी जी के साथ कौन कौन लोग थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, JB कृपलानी, नरहरि पारिक, महादेव देसाई जो गांधी जी के एक निजी सचिव थे, ब्रज किशोर, मजरूल हक, ये गांधी जी के साथ सारे अन्य नेता थे। तो अगर क्वेश्चन याद आता है कि निम्न में से कौन चंपारण से संबंधित है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, ब्रज किशोर, मजरूल हक, ठीक है नहीं, और गांधी जी। और रामचंद्र शुक्ल तो थे ही वहां स्थानीय नेता, ठीक है। और आपके पास गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। और इस आंदोलन के समय ही जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी इस आंदोलन के समय। तो अगर क्वेश्चन आए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन के समय मिली, तो चंपारण सत्याग्रह के टाइम पर। और किसने नेतृत्व किया चंपारण सत्याग्रह का? महात्मा गांधी ने। कहाँ हुआ? बिहार में। कब? 1917 में। किसने आमंत्रित किया? रामचंद्र शुक्ल ने। कौन कौन साथ थे? तो ये सारे नाम याद रखोगे। किस बात का विरोध हुआ? तो 3 कठिया पद्धति का विरोध किया गया, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास एक महत्वपूर्ण विद्रोह अपना हुआ। उसके बाद एक महत्वपूर्ण विद्रोह था विद्रोह खेड़ा कृषक आंदोलन, 1918 की घटना है गुजरात की। इस आंदोलन में क्या था कि फसल खराब होने के बाद भी राजस्व की राशि को घटाया नहीं गया सरकार के द्वारा। तो गांधी जी द्वारा इसमें नेतृत्व दिया गया इस आंदोलन को, और गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक भी गांधी जी के साथ थे। तो खेड़ा आंदोलन राजस्व में वृद्धि के विरोध में, ठीक। गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक इसमें साथ थे। और इसमें जब इन्होंने आंदोलन किया तो सरकार इस बात पर राजी हो गई कि जो
आपके पास राजस्व दे सकता है वो राजस्व दे, जो नहीं दे सकता वो ना दे, ठीक है नहीं। तो ये बात, ये खेड़ा सत्याग्रह था, ये गांधी जी का दूसरा आंदोलन था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह है बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 की घटना है गुजरात की, और यहाँ पर भी क्या है, भू राजस्व में जो है 22% की वृद्धि कर दी गई भू राजस्व में, उसके खिलाफ जो है विद्रोह हो रहा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, और बाद में गांधी जी भी इस विद्रोह से जुड़ जाते हैं। विद्रोह का रिजल्ट क्या निकला कि जो राजस्व की दर है 22% से घटाकर 6.03% कर दी गई, यानी कम कर दी गई। ये इसका रिजल्ट निकल कर आया। और इस समय जो बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास याद रखने वाली बात है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस विद्रोह के टाइम पर मिली, बारदोली सत्याग्रह के टाइम पर, ठीक है नहीं। और बारदोली सत्याग्रह में स्थानीय नेता कौन कौन थे, एक तो दयाल जी, कल्याण जी और कुंवर जी, 3 ये स्थानीय नेता थे, मतलब महत्वपूर्ण नेता और भी होंगे लेकिन महत्वपूर्ण ये थे। नेतृत्व किसके द्वारा दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो ये हमारे महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। अब हम आगे पढ़ेंगे, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे कि अब हम पढ़ेंगे आपके पास आगे जो किसान मूवमेंट चले, अन्य जो किसान सभाओं का गठन हुआ, तो उसी में किसान आंदोलन में एक आपके पास अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन होता है वो 1936 में होता है लखनऊ में, ठीक है नहीं, जो किसानों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है, जैसे भू राजस्व में कमी करना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना या फसलों का उचित मूल्य दिलवाना। तो इन डिमांड को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ 1936 में लखनऊ में। इसके जो पहला अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो बिहार के प्रमुख किसान नेता थे, उनके द्वारा की गई। और महासचिव जो है वो एन.जी. रंगा, जो आंध्र प्रदेश के किसान नेता थे, उनके द्वारा महासचिव का पद संभाला गया, ठीक है नहीं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदुलाल याग्निक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव द्वारा भी अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की गई, ठीक है नहीं। उसके बाद आपके पास एक यूपी किसान सभा का गठन फरवरी 1918 में किया गया। किस किस के द्वारा, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए थे, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और पंडित मदन मोहन मालवीय, और एक बाबा रामचंद्र, ठीक है नहीं, ये रामचंद्र शुक्ल नहीं, बाबा रामचंद्र लिख लो इसे, बाबा रामचंद्र। तो ये भी आपके पास यूपी किसान सभा से जुड़े, ठीक है। तो ये नाम ही आता है, एक आता है कि यूपी किसान सभा का गठन कब हुआ, 1918 में। एक कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ, 1936 में लखनऊ में। कौन कौन लोग उससे जुड़े, या पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, या महासचिव कौन था, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एक है अवध किसान सभा को 1920 ईस्वी में, ठीक है नहीं, प्रतापगढ़, जो यूपी में प्रतापगढ़ जिला है, वहां पर इसका गठन किया गया, काफी सक्रिय थी। और किसके प्रयासों से, बाबा रामचंद्र के प्रयासों से अवध किसान सभा, जो प्रतापगढ़ जिसका क्षेत्र था, केंद्र था, 1920 में इसका गठन किया गया। इसने किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर काम किया। तो वहीं आपके पास दक्षिण में मोपला विद्रोह, जो आपके पास 1836 और 1854 में भी हुआ था, और उसके बाद जो फेमस हुआ ये 1920-21 में, जब असहयोग आंदोलन का टाइम था, उस समय ये मोपला विद्रोह हुआ। केरल के जो मालाबार तट है उस क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ। विद्रोह का कारण क्या था, भूस्वामियों के अत्याचार के खिलाफ ये विद्रोह था। दरअसल जो मालाबार क्षेत्र था, वहां पर जो भूस्वामी थे वो तो हिंदू थे, और जो काश्तकार थे, जो किसान थे, वो मुस्लिम थे। तो ये विद्रोह वैसे तो आपके पास भूस्वामियों के अत्याचारों के खिलाफ हुआ, लेकिन इस विद्रोह ने जो है सांप्रदायिक रूप ले लिया, ठीक है नहीं। मुस्लिम काश्तकार था, मतलब जो काश्तकार थे, किसान थे, मुस्लिम थे, भूस्वामी हिंदू थे, इसलिए इस विद्रोह ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। और जो हिंदू जमींदार थे उनके घरों को जला दिया गया, उनके कागजों को जला दिया गया, ठीक है नहीं। और मुस्लिम जो आपके पास थे उन पर भी सरकार ने काफी अत्याचार किए। तो उनके खिलाफ ये शुरू हुआ विद्रोह, अत्याचार के खिलाफ, लेकिन धीरे धीरे ये सांप्रदायिक रूप ले लिया गया।
जब आपके पास विद्रोह शुरुआत हुआ था, शुरुआत की मतलब विद्रोह स्टार्ट हुआ था, उस समय गांधी जी द्वारा और शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, इनके द्वारा इस विद्रोह का समर्थन किया गया। ठीक है नहीं। और एक आपके पास बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो बिहार के प्रमुख किसान नेता थे, उनके द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। ठीक है नहीं। और मोपला विद्रोह मैंने आपको ये बता दिया। ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन कांग्रेस के नेता मोपला विद्रोह से संबंधित थे, तो गांधी जी, शौकत अली और अबुल कलाम आजाद। ठीक है नहीं। कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पर। उसके बाद एक है तेलंगाना कृषक विद्रोह। ये सबसे लास्ट तक चलने वाला किसान मूवमेंट है। 1946 से 1951 तक ये चला। हैदराबाद में ये चला आपके पास। और क्यों चला? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जब आपके पास भारत भी इन्वॉल्व हो गया था, अंग्रेजों ने भारत को भी कर दिया था, तो भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई, क्योंकि भारत का जो खाद्यान्न था वो ब्रिटिश सेना की पूर्ति के लिए या ब्रिटेन में आपके पास एक्सपोर्ट होने लगा, निर्यात होने लगा। तो उससे भारत में जो खाद्यान्न की कमी हुई, तो हैदराबाद का जो क्षेत्र है उसमें अंग्रेजों के द्वारा या साहूकारों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा किसानों से कम दाम पर जो है अनाज जबरदस्ती खरीदे जाने लगा। ठीक है। तो उसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ। जब पुलिस के खिलाफ रियासत के जो आपके पास अधिकारी थे वो भी आपके पास इसमें शामिल थे। किसानों से कम कीमत पर अनाज खरीदा जा रहा था, क्योंकि अनाज की बाहर जरूरत पड़ रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध आपके पास उस समय चल रहा था आपके पास। ठीक है नहीं। तो और आपके पास जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन को क्या किया? सह दी, या कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इसे समर्थन दिया गया। और ये जो आंदोलन है तेलंगाना कृषक आंदोलन, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला छापामार कृषक आंदोलन है। छापामार कृषक आंदोलन का मतलब किसान दिन में तो अपने खेतों में काम करते थे और रात जैसे होती थी तो जमींदारों के घरों पर, पुलिस पर, इन पर अटैक कर देते थे। तो इस प्रकार से छापामार आंदोलन काफी टाइम तक, सबसे बाद तक यही चला, तेलंगाना कृषक आंदोलन। उसके बाद एक एका आंदोलन था। एका आंदोलन जमींदारों द्वारा लगान बढ़ाने के विरोध में शुरू हुआ कि क्षेत्र में हरदोई, जो उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला है, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर, इस क्षेत्र में यह आंदोलन फैला और मंदारी पासी द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है नहीं। और एक अन्य आंदोलन था भूदान आंदोलन, जो आचार्य विनोबा भावे द्वारा ये स्टार्ट किया गया। इसमें जमींदारों से जिनके पास ज्यादा भूमि थी उनसे भूमि दान में ली गई, और जिनके पास भूमि नहीं थी उन्हें बांटने का या इसमें काम किया जा रहा था कि ज्यादा जमींदारों के पास भूमि लेकर उनसे और गरीबों में बांटने का काम, जिसके पास भूमि नहीं थी। तो इसलिए भूदान आंदोलन। ठीक है नहीं। इसमें भी जमींदार बहुत तेज निकले कि जमींदारों ने वो भूमि दान कर दी जो बंजर थी, जिस पर खेती नहीं हो सकती थी। तो विनोबा भावे और बाद में जयप्रकाश नारायण जो बिहार के प्रमुख नेता थे वो भी इससे जुड़ गए। ठीक है नहीं। तो ये महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हुए। और मैंने थोड़ा वीडियो लंबा भले ही है, लेकिन एक ही वीडियो में मैंने आपको ये सारे आंदोलन करा दिए। अब आपको कुछ भी किताब भी देखने की जरूरत नहीं है। जो वनडे एग्जाम में या पीसीएस लेवल तक आएगा वो आपके पास इनसे आपको मिल जाएगा। ठीक है नहीं। तो दोस्तों आपके पास ये आपका जो किसान मूवमेंट है, जो किसान आंदोलन है, ये कंप्लीट हुए, और जनजातीय आंदोलन कंप्लीट हुआ, आदिवासी नागरिक विद्रोह भी कंप्लीट हुआ। और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं। और जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF मिल जाती है। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे वीडियो में।